सोल्यूशन की तरफ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस, क्योंकि अभी प्रॉब्लम जो सामने है वो है, अगर उसको रिजॉल्व कर लिया जाए तो क्या आप समझते हैं उसका इम्पैक्ट फिर बिहेवियर लेंस पे और फिर इकोनॉमिक लेंस पे आ सकता है? या बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है या बिल्कुल ही अलग? बिल्कुल ओवरलैपिंग है। अच्छा सवाल है, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट। ये बहुत ज़रूरी है, मैं खुद करना चाहिए था मुझे, मैं मिस हो गया, मैंने सोचा था इस पे बात करूंगा। ये इन चीज़ों को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, सारे क्राइसिस ओवरलैपिंग हैं, क्योंकि क्राइसिस होता ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स का है ना। अगर एक प्रॉब्लम है तो शायद क्राइसिस ही नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। इनका ये सवाल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें ठीक हो जाएं तो क्या उसका लोगों पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और जो हमारा बिहेवियरल क्राइसिस है एसेंशियली वो निकला वहीं से। कहाँ से निकला है? देखें, रियासती सतह पर अगर द टॉप मोस्ट पीपल इन अ स्टेट हु आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स एंड अबाइड बाई द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, देखें कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको पॉलिटिक्स की बताई ना, सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि हाउ माई सोसाइटी इज बीइंग मैनेज्ड, ये बुनियादी डेफिनेशन है सियासत की। कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। सुप्रीम, सबसे सुप्रीम लॉ जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है उसको वही लोग वायलेट कर रहे हैं, स्टेट के लोग, जो रियासती इदारे जिनको हम कहते हैं। अगर रियासती इदारे ही कानून को वायलेट करेंगे तो द स्टेट इटसेल्फ लूजेज इट्स राइट टू टेल पीपल दैट यू अबाइड बाय द लॉ एंड यू चेंज योर बिहेवियर। आप समझ रहे हैं? मैं अगर हेड ऑफ द फैमिली हूं, देखिए स्टेट क्या है, स्टेट हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। फेडरेशन को आप देख लें, हेड ऑफ द फैमिली। मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सिगरेट पीता हूं, झूठ बोलता हूं और सारे बुरे काम करता हूं, देन डू आई हैव अ राइट टू टेल माई चिल्ड्रन कि बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो? तो अगर आपका ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ही आइन की पासदारी है, रूल ऑफ लॉ है, अगर वो ही, तो अब जिम्मेदार लोग ये कहते हैं ना कि जैसे लोग जिम्मेदार, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी असल में लोगों के रवैये, जैसे एक ख़ानदान के रवैयों का बड़ी हद तक, टोटल तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आप एक हेड ऑफ द फैमिली को बच्चों के हर रवैये का जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होती है जो शायद उनको खुद नहीं पता होता पेरेंट्स को कि कहाँ पर गड़बड़ हो गई, लेकिन वो बच्चे वैसे निकल आते हैं। यानी अब अल्लामा इकबाल का बेटा अगर पार्लियामेंट में मुर्गी कुकड़ी की अजान दे, आप उसकी वीडियो देख लें कि वो अभी रिसेंटली वो मुर्गे की अजान दे रहे हैं, तो मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अल्लामा इकबाल ने तो शाहीन की बात की थी, ये मुर्ग कहाँ से आ गया? तो अल्लामा इकबाल का शाहीन जो है वो मुर्गे में बदल गया। तो होता क्या है? तो मतलब आपका जवाब यही है सवाल का कि रियासत लोगों के रवैये बनाने में बड़ी हद तक, नॉट 100%, लेकिन बड़ी हद तक रियासत का रोल होता है। अगर रियासत खुद कानून की धज्जियाँ बखेरेगी, अगर हमारे चीफ जस्टिस, अगर हमारे जजेस, अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब जिनका काम आइन की पासदारी करना है, अगर वो खुद कानून की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे तो वो ये हक खो देते हैं कि आवाम से ये कहें कि आप कानून की पासदारी करें। नहीं, वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, एक ही लें। नहीं, वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। वो इसके मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, तो वो ये पूछ रही हैं कि क्या वाकई सुप्रीम लॉ है, क्योंकि जो भी आता है वो आइन को तब्दील कर देता है, तोड़ देता है। देखें, कोई भी सोसाइटी, ज़ाहिर है लॉस तो होते हैं ना, तो सुप्रीम लॉ तो है, अब उसको माना जा रहा है या नहीं जा रहा, दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ द क्राइसिस, वन ऑफ द रूट कॉजेज। जो बहरान है, उस बहरान की एक वजह यही है कि जो आपने आइन तो बना दिया, लॉ बना दिया, लेकिन लॉ पे अमल नहीं हो रहा। तो अमल दरामद तो एक इशू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइन को सुप्रीम लॉ नहीं होना चाहिए, सुप्रीम लॉ है, उस लॉ पे अमल दरामद, ये तो एक। दूसरा आपका सवाल है कि अगर हमारा माशरा ट्राइबल और फ्यूडल है तो क्या इसमें कभी जमहूरियत आएगी? हाँ, देखें,
जब जब जमहूरियत देखें, पिछले 200-300 साल में जो जमहूरियत आई है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का बड़ा हाथ है। जैसे सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज, देखें दुनिया की कोई भी एक डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्री आप देखें तो ज़्यादातर उसमें जमहूरियत आपको मिलेगी, ठीक है। तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, सिविल लिबर्टीज़ दी जाती हैं, तो उसमें जमहूरियत की डिमांड बढ़ती है। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चीन की मिसाल है, सोवियत यूनियन की मिसाल है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन भी हुआ, लेकिन वहाँ पर एक पार्टी रूल रहा। तो ये इश्यूज़ तो रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जाना उसी तरफ है। तो ये जो फ्यूडल एटीट्यूड्स हैं ये तब्दील होंगे, ट्राइबल रवैये तब्दील होते हैं। देखें, क्या हम ये नहीं कह सकते कि बिहेवियर हमारे वही हैं जो 50 साल पहले थे? तब्दील तो हुए हैं ना, तब्दील तो what policies and what measures we need to embark upon in order to restore the true sense of democracy, where democratic credentials and norms are held in high esteem. अच्छा सवाल है। देखें, पहली बात तो ये कि कोई आइडियल डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप कहें कि क्या अमेरिका में आइडियल डेमोक्रेसी है, आप देख लें, वहाँ गुर्बत देख लें, वीडियोज़ आपने देखी होंगी, कितना होमलेसनेस कितना है, ठीक है। तो आइडियल, लेकिन फिर हैविंग सेड दैट कि आइडियल डेमोक्रेसी फिर भी नहीं है कहीं भी, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्ट्राइव तो करते हैं, यानी कोशिश तो करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कहीं पर भी कोई आइडियल इंसान मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे इंसान का खाका तो हमारे जहन में है ना, कि एक अच्छा इंसान ऐसा होता है, होना चाहिए, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि हम खुद अच्छे इंसान बने, बच्चे हमारे अच्छे इंसान बने। तो इसी तरह ये बात दुरुस्त है कि कहीं कोई माशरा आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे माशरे में जमहूरियत परवान चढ़े। वो चढ़ेगी कैसे, जो सवाल का दूसरा पहलू है, 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। ये तो पहली बुनियाद है कि आपके फेयर एंड फ्री इलेक्शन जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक आप जमहूरियत नहीं ला सकते, पहली बात। दूसरी बात यह कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो मुंतखब होकर आ जाए, जो नताइज आ जाएं, उन नताइज को माना जाए, तमाम पार्टीज़ मान लें। आप डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ देख लें, वहाँ पर यही होता है, मान लिया जाता है ज़्यादातर। जो गो के ट्रंप नहीं मान रहा, लेकिन ज़्यादातर ममालिक में डेवलप्ड डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो नताइज आते हैं उनको मान लिया जाता है। तो पहली कंडीशन कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डू इट? वी नीड टू इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, नंबर 1। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे होंगे? जब गैर सियासी इदारों की मुदाखलत ख़त्म होगी, ठीक है, नताइज माने जाएं। तीसरे ये कि जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आए उसको 5 साल पूरे करने का मौका दिया जाए, और ऐसा कम से कम 5 मरतबा हो। 25 साल का टाइम आप दे दें इस मुल्क को, 25 साल, 5 इलेक्शन और 5 गवर्नमेंट, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जिस तरह पहले लेफ्टिस्ट कहते थे ना कि जिस माशरे में मतलब क्लास कन्फ्लिक्ट मौजूद हो, तबकाती फ़र्क, वहाँ पे हकीकी जमहूरियत कायम ही नहीं हो सकती। क्योंकि सर जहाँ पे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देख रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी क्राइसिस है, अफ्रीका और एशिया में, उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी, चूँकि हर माशरे के अपनी ज़रूरियात होते हैं, अपने मसाइल होते हैं, हर माशरे की रिवायात, नाम वगैरह चेंज होते हैं एक दूसरे से। तो डेमोक्रेसी सबसे पहले यूरोप में आई, मतलब हमें डेमोक्रेसी आई है यूरोप से, उसकी एवोल्यूशन यूरोप में हुई। अब यूरोप में जिस वक्त ये तबकाती फ़र्क मौजूद था, उस वक्त डेमोक्रेसी के क्राइसिस थे। आप देखिए 20s में, 1920s के बाद फाशिस्ट तहरीकें उभरी यूरोप में, आप देखिए पूरी डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। लेकिन जब लेनिन ने रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, उसके बाद यूरोप में जो मजदूर तहरीकें चल रही थी, तो यूरोप ने एक वेलफेयर स्टेट कायम किया, वहाँ पे बड़े पैमाने पर इस्लाहात किए और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन की, एक सोशल डेमोक्रेसी कायम की। वहाँ पे इसलिए जमहूरियत एक मतलब वो है कि इवॉल्व हो गई सोसाइटी और जमहूरियत कामयाब है। यहाँ हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे इतना तबकाती फ़र्क है, तो हम समझते हैं कि ये यहाँ पे जमहूरियत और ख़ास तौर सवाल आपका आ गया थोड़ा सा शार्प, यानी बेसिकली तबकाती फ़र्क को ख़त्म किए बगैर जमहूरियत जब तक डेमोक्रेसी यहाँ पे सरमायादार और जागीरदारों को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब मजदूर थोड़ा सा ब्रीफ कर
टाइम का देखें, जहाँ पर क्लासेस को या तबकात को ख़त्म करने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी ये कोशिश नाकाम हो गई। सोवियत यूनियन 70 साल कोशिश की उन्होंने कि भाई एक ही क्लास हो, तबकात ना हो, वो उनका आइडियल था, लेकिन वो दे हैड टू गो बैक टू दी ओरिजिनल, जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से दोबारा उनको शुरू करना पड़ा। अब वहाँ पर तबकात हैं, यानी अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, चीन में भी अमीर हैं, जैक मा, बिलियनर्स हैं सारे। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जब तक के तबकात ख़त्म नहीं होंगे, जो लेफ़्ट का एक ट्रेडिशनल व्यू रहा है कि तबकात को ख़त्म किया जाए फिर जमहूरियत आएगी। जमहूरियत की बहुत सारी डायमेंशंस, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, साथ साथ चलती रहती हैं। तो जमहूरियत की, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, उनमें से कुछ डायमेंशंस आप हासिल कर लेते हैं, कुछ डायमेंशंस रह जाती हैं, और जो रह जाती हैं उस पर कोशिश की जाती है कि वो हासिल हों। मैं अब 2-3 क्वेश्चन लूँगा, आपने अगर नोट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए और वो एक से नहीं होगा। जी, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस, ज़रा ज़ोर से बोलें। हमारी गवर्नमेंट के सब 3 ब्रांचेस है, उसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसका सर एक फैक्टर का भी सब फैक्टर, लेकिन सर इस्टेब्लिशमेंट का एक सब फैक्टर के होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट इलेक्शंस पे, इसका सर इन्फ्लुएंस जो है किस तरह हम रिड्यूस कर सकते हैं? और छोटा सा दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा नहीं, एक ही करें सर एक चीज़ कि सर हमने जहाँ तक पढ़ा है कि जो हमारे पाकिस्तान में जो है ना सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, तो हम इस चीज़ में अभी तक कंफ्यूज हैं कि सोवरेनिटी किसके पास है। आइदर जो है जुडिशल ब्रांच के पास है, एग्जीक्यूटिव पास है, लेजिस्लेचर के पास है, तो सोवरेनिटी को सर मेरा जो क्वेश्चन है, जिस तरह आपने कहा कि ओलिगार्की और ये जो क्रिएटिव या जो है ये चीज़ है, तो सर अगर हम पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो वहाँ पे हमारे पास मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस में हम देख लें तो हमारे पास पॉलिसी बनती है, ठीक है सर, पॉलिसी बनती है, तो उस टाइम भी मतलब एक वहाँ पे उसमें या जो हम इलेक्टेड कहते हैं जिसको, उसमें सर एसिमिलेशन या जो कंसेंट वगैरह होती है वो किन लोगों का होती है, और वो पॉलिसी हमारे पास किस किस्म की होती है, आया वो टॉप टू बॉटम होती है या बॉटम टू टॉप होती है? सर इसको भी थोड़ा सा वो कर ले कि क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हम डेमोक्रेसी लाएंगे या इन क्राइसिस को करेंगे, ख़त्म करेंगे, लेकिन सर हमारे जो रूट्स या इंट्रेंचड फॉर्म में है कि हमारी पॉलिसीज़ जो है वो मोस्टली हमारी टॉप टू बॉटम, और फिर सर उनमें कंसीडर या कंसिड्रेशन या किन किन लोगों को कंसेंट किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में? पॉलिसी दो में क्वेश्चन और लेंगे फिर आप। से अगर हम देख जी। लें। सर ने मतलब पहले बात की सर जो ये सीजर की सर मतलब आपने एवोल्यूशन की बात की, जिस तरह रोमन रिपब्लिक से शुरू हुआ, सेनेट का सिस्टम शुरू हुआ कॉमेटा क्यूरेटा के नाम से, लेकिन वो सेनेटरों ने फिर जो ये सीजर को भी मान लिया सर, लेकिन 27 में फिर अगस्त अक्टेवियन सीजर का एम्परर बन गया हो गया सर। मतलब ये डेमोक्रेसी थी लेकिन डिक्टेटरशिप ने वो डिथ्रोन किया। एक एग्जांपल, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी डेमोक्रेसी के लिए आ गया, लेकिन नेपोलियन ने डायरेक्टली 360 एंगल पर सब कुछ चेंज किया सर। रशियन रिवॉल्यूशन में भी सर स्टालिन ने फिर अपना डेमोक्रेसी, चाइना ने भी सर डेंग जियोपिंग के बाद सर मतलब कंट्रोल डेमोक्रेसी उन्होंने लाई सर। मतलब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान डीकोलोनाइज्ड कंट्री है, उसी सिंगापुर भी सर डीकोलोनाइज है, लेकिन वो अभी डिक्टेटरशिप है, लेकिन इकोनॉमी बूम कर रहा है। पाकिस्तान में अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए या डायरेक्ट डिक्टेटोरियल टच दिया जाए, तब ये मतलब क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए या डायरेक्ट डिक्टेटरशिप लाया जाए, तब ये इम्प्रूव करेगा सर। इसके क्या इधर पूरी डिक्टेटरशिप रही है के बाद डिक्टेटरशिप। सवाल जो था वो कि एग्जीक्यूटिव के बारे में किसी ने किया था, और आर्मी का रोल कैसे रिड्यूस किया जाए, ये आपने सवाल किया था ना, कि आर्मी जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है और उसमें आर्मी जो है वो ओवरवेलमिंगली डिसाइड करती है चीज़ों को। आर्मी का देखें, आर्मी वैसे तो हर जगह ही पावरफुल रही है, एक इस्टेब्लिशमेंट होती है जिसको आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कह लें, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पर डेमोक्रेसी है और वो क्लेम करते हैं डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत पावरफुल है। यानी जो देख लेना अफ़गानिस्तान में, इराक़ में जो कुछ भी किया उन्होंने, उसका नतीजा क्या निकला? उसका सिर्फ नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फ़ायदा हुआ, है ना, असला बिका दुनिया भर में। तो ये मिलिट्री पावरफुल तो हर जगह है, लेकिन जो फाइनल पाकिस्तान में मिलिट्री का असर कैसे कम होगा, इसमें मुझे जो लगता है वो यही कि अल्टीमेटली अगर ये आर्मी के ख़ुद लोग ये डिसाइड करें कि अब वो पुराने तरीके से हुकूमत चला नहीं सकते, यानी अब देख लेना अब हम किस माशी बदहाली पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस बात को
कि अब मज़ीद हम जो है वो इतना पैसा खर्च करें गैर पैदावारी अखराजात में, फ़ौजी अखराजात में, उनको कम करना है। तो फ़ौज का असल जब ही ख़त्म होगा कि जब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये कि एक मास रेवोल्यूशन हो, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा। मास रेवोल्यूशन का मतलब जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ ना, लोग निकल आए और फिर अल्टीमेटली फ़ौज को हथियार डालने पड़े वहाँ से, तो वो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा कि लोग निकलें और इनकलाब आए। दूसरा ये है कि ख़ुद फ़ौज के अंदर रियलाइजेशन हो, खुदा करे कि कोई ऐसा आर्मी चीफ आ जाए समझदार जो कहे कि भाई बहुत हो गया, अभी ऐसे नहीं चलेगा, और हमें जो है वो, और रिट्रीट दुनिया में किया है, तुर्की में हुआ है, बहुत सारे ममालिक हैं ऐसे जहाँ पर फिर आर्मी यानी पीछे हटती है और कहती है कि भाई वो फाइनली रियलाइज़ कर लेते हैं कि यार हमने बड़ा सत्यानाश कर दिया है, अब मज़ीद सत्यानाश नहीं करना चाहिए, हम पीछे हटें। तो उसी तरह हैं, कह तो रहे हैं बेचारे, वो कहते तो हैं कि हमें ना घसीटा जाए, फिर उसके आ जाते हैं खुद ही। तो ये तो आपका सवाल। दूसरा जो सवाल था कि सावरेंटी किसके पास है, ये किसने पूछा था, ये भी आपका था कि इख्तिदार आला किसके पास है। देखें कि चाहे वो जमहूरियत हो, इख्तिदार आला जो है वो सिर्फ अगर मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अगर एब्सोल्यूट मोनार्की हो तो वहाँ तो इख्तिदार आला जो है वो मोनार्क के पास होता है। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब इस एब्सोल्यूट मोनार्की। यूके जो है बरतानिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो वहाँ पर जो मोनार्क है, जो क्वीन एलिज़ाबेथ है, उसके पास पूरा इख्तियार नहीं है हर चीज़ का, लेकिन जो किंग है सऊदी अरब का, उसको सारा इख्तियार है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में या जो भी जमहूरियतें होती हैं, वहाँ इख्तियार आला जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए ज़रिए चलता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये कि कोई भी एक ऑर्गन जो है वो दूसरे पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। आइडियली जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो एग्जीक्यूटिव करे, जुडिशरी का काम जुडिशरी करे, और जो लेजिस्लेशन का काम है वो लेजिस्लेटिव असेंबली करे। तो ये इस तरह से इन तीन ऑर्गन्स में डिवाइड होती हैं चीज़ें, लेकिन जो मोनार्की होती है वहाँ एक बंदे के पास होता है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड है कि ये तीन है, लेकिन इन तीनों में कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग इख्तियार आला पाकिस्तान का अवाम के नुमाइंदों के हाथ में होना चाहिए, आईनी तौर पर है, और वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन जो दूसरे हैं जैसे जजेस और जनरल्स, वो उसको इंक्रोच करते हैं, यानी उसमें घुस जाते हैं जाके। अच्छा जी, और पॉलिसी मेकिंग कौन बनाता है और कैसे बनाता है? देखें पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज़ तो होती तो बहुत सारी है ना, जैसे अब एजुकेशनल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी, लेकिन 4 पॉलिसीज़ आपकी सबसे ज़्यादा अहम होती है, 4 मिनिस्ट्रीज़ के तहत होती हैं। ठीक है, वो कौन सी है? आपकी डिफेंस पॉलिसी क्या है, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है आपकी, और इंटीरियर, आप यानी मुल्क को अंदर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप। मैं रिपीट करता हूँ कि 4 वजारतें सबसे अहम हैं, जो सबसे अहम समझी जाती हैं, डिफेंस, फॉरेन, फाइनेंस और इंटीरियर, और यही 4 मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन ऑफिस नहीं बनाता, GHQ का बड़ा रोल इसमें होता है। इंटीरियर पॉलिसी में अब अभी आपने देखा कि इस हुकूमत ने ISI को ये तक इख्तियार दे दिया है कि वो जाके जो है वो जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसका वो अप्रूव करेंगे कि किसको आप प्रोमोट करें, किसको पोस्ट करें, किसको नहीं करें, तो वहाँ पर भी उनका रोल आ गया। तो अच्छा, फाइनेंस पॉलिसी जो है वो दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी, कि अगर फॉरेन पॉलिसी जो आपकी है, अगर वो पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर हैं तो आप फाइनेंसिस जो हैं वो अपने लोगों की वेलफेयर पे लगाते हैं, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात सबसे ख़राब हैं तो आपके फाइनेंसिस ज़्यादातर दिफा पे खर्च हो जाएंगे, तो वो पॉलिसी भी वहीं। तो पाकिस्तान में आपका जो सवाल है कि पॉलिसी बना कौन रहा है, ये जो 4 पॉलिसीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये चारों पॉलिसीज़ पे ओवरवेलमिंगली इन्फ्लुएंस है GHQ का। अब इसके बाद कर लेंगे, इसके जब पहले फॉर्मली ख़त्म हो जाए फिर अलग से मैं आपसे बात कर लूँगा। सबका थोड़ा सा आ जाए जी। इनका क्वेश्चन था वो अच्छा, इस्लामिक एक रिलीजन वाला था कि रिलीजन का यूज़ कैसे
जो उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट। देखें, ये तो बड़ा मसला रहा है ना पाकिस्तान में, क्योंकि वो ख़राबी तो वहीं से पैदा हुई कि जब वो करारदाद, यानी पाकिस्तान अगर बन गया था, मैं ज़ाती तौर पर मज़हब के सियासी इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हूँ। मज़हब और सियासत जो है ये इनको एक दूसरे से अलग अलग रहना चाहिए। वैसे तो वो अब चूँकि अल्लामा इकबाल को हमारे यहाँ बहुत चढ़ाया जाता है, तो कहा जाता है, अल्लामा इकबाल का वो एक अक्सर जुमला कोट किया जाता है, उनकी लाइन, उनका मिसरा, कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये उनका मिसरा है अल्लामा इकबाल का। मैं इसको उलट करता हूँ कि जुड़ा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, जब आप, या बन जाती है चंगेज़ी, कि जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो वहाँ से ख़राबा शुरू होता है। तो वो हमारा जो बहरान है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और उसके ख़राबे का आगाज़ करारदाद मकासद से ही शुरू हो गया था, जहाँ पर मज़हब जो है वो मेरे ख़्याल में हर इंसान का ज़ाती मामला है, उसमें रियासत का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर मुबारक अली, वो कहते हैं, हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि रियासत एक डॉक्टर की तरह होना चाहिए कि जब उसके पास मरीज़ आए तो उससे ये ना पूछे कि तुम्हारा मज़हब कौन सा है, तुम्हारा फ़िरका कौन सा है। वो हर एक को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे एक नॉर्मल आदमी कोई भी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से रियासत ने उस डॉक्टर का रोल प्ले नहीं किया। हमारे यहाँ रियासत इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा फ़िरका क्या है, उसी से ज़्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं। तो मज़हब का रोल जो है वो ज़ाहिर है कम होना चाहिए सियासत में, मज़हब को ज़ाती मामला तक रहना चाहिए। जी, आपका क्वेश्चन कोई क्या कह रहे थे, क्वेश्चन क्या था? प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर लाया जाए विदाउट मिलिट्री, अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है, मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। देखें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में ट्राई किए जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा वक्त पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा है और उन्होंने ही ज़्यादा ख़राबा किया। ज़ियाउल अपना जो अयूब खान का 11 साल का दौर, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, बल्कि आप तो 55 से लगा लेना कि जिसमें इस्कंदर मिर्ज़ा, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर से, तो 55 से 71 तक आपके 16 साल सदारती निज़ाम रहा और उसके नतीजे में मुल्क टूटा। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ ने सदारती निज़ाम चलाया 11 साल, उसके नतीजे में जो माशरती ख़राबियाँ हुई वो हमारी नस्लें भुगत रही हैं और भुगतेंगी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो काम किया वो भी एक रिसर्च का पूरा मौजू है, कितने नुकसानात हुए। तो सदारती निज़ाम बिल्कुल मसले का हल नहीं है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर सदारती निज़ाम जो फेडरेशंस हों, फेडरेशन का मतलब ये कि जहाँ मल्टी लिंग्वल, मल्टी एथनिक रियासतें हों, डाइवर्सिटी हो, वहाँ पर एक फेडरेशन और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेहतर होती है। सदारती निज़ाम के तजर्बे हम कर चुके हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह रहे हैं। अच्छा, जी, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जाना चाह रहे हैं, तो इसको फॉर्मली ख़त्म कर दें। जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। इनफॉर्मली मैं यहाँ थोड़ी देर और हूँ। इनफॉर्मली जो मुझसे और मज़ीद बातें करना चाहें, जैसे आप पूछना चाह रही हैं और कोई पूछना चाह रहे हैं, तो एक सीरीज हम ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छा, अच्छा, आपने शायद सर पढ़ा होगा गवर्निंग आंदोलन में इशरत हुसैन की किताब और इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, अकबर ज़ैदी की किताब है, बहुत रिनाउंड बुक से। यहाँ से मैं आई एम गोइंग टू इन्फ्लुएंस दिस बुक्स, और मेरे क्वेश्चन इसी से और आपका जो है यहाँ का लेक्चर है उसके हिसाब से, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली poor governance in the social creoles, the social creoles, the social landlords and the free lords reduce the economic structure of the peripheral regions of Pakistan, predominantly in Balochistan and the Gilgit-Baltistan after the inauguration of CPEC project. So, how our democratic body of government ensures deliberate governance in Pakistan? Kindly give me an insight on it. जी, एक और जी। अब मैं सारा कंफ्यूज होऊंगा ना, वो फिर मैं भूल जाऊंगा। पहले मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर क्योंकि वो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि फिर मैं कहता हूं कि आप सवाल दोहरा दें अपना, तो जब दोहराना ही है तो पहली मरतबा में अच्छा, आपका सवाल जहाँ तक मैं समझाऊँ, आपने ये कहा कि जी पॉपुलिज्म आ रहा है, हमारे यहाँ भी पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, तो ऐसे में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है। ठीक है, देखें, अगेन मैं यही कहूँगा कि पॉपुलिज्म सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अभी हमारे दोस्त राइटर यहाँ बैठे हुए, नफीस, इन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था फ्राइडे टाइम्स में, और फ्राइडे टाइम्स में इन्होंने वो लिखा था जो आपका नफीस, आपका जो आर्टिकल आया था फ़िलिपीन के बारे में, और उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें आपने ये पॉपुलिस्ट अप्रोच को ही डिस्कस किया था।
तो ये पॉपुलिज्म सिर्फ हमारा मसला नहीं है। ट्रंप अमेरिका जैसे इलाके में वो पॉपुलिस्ट था। इवन तो मैं ये कहूँगा कि बरतानिया, जिसको जमहूरियत की माँ कहा जाता है, वहाँ पर भी जो बोरिस जॉनसन है, ही इज़ ऑल्सो अ पॉपुलिस्ट लीडर। ब्राज़ील में देख लें बोल्सोनारो, वो पॉपुलिस्ट रहा, फिलीपींस में रहा। तो ये पॉपुलिस्ट लीडर्स रहे हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये रहेंगे। ये जब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, जब तक के आवाम को एसेंशियली दिस इज़ प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन, जब किसी भी माशरे में जब पॉपुलिस्ट लीडर कामयाब होते हैं, मेरे ख़्याल में, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरे ख़्याल में वो उस मुल्क के निज़ाम तालीम की नाकामी है कि वो लोगों को इस काबिल नहीं बना पाया कि वो उस पॉपुलिज़म का जो धोखा है उसको वो समझ सकें। तो ये धोखाबाज लोग ये रहेंगे, ये सारे धोखेबाज हैं। जितने पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं ये धोखेबाज होते हैं। इमरान खान भी उनमें से एक हैं, क्योंकि वो भी पॉपुलिस्ट लीडर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के पॉपुलिस्ट लीडर की निशानी क्या होती है कि बुलंदोबाग दावे और ज़्यादातर झूठ पे मबनी, लोगों को गुमराह करना, एक जिसको कहना कि बंद गली में ले जाना, ये पॉपुलिस्ट लीडर की खासियतें होती हैं। तो ये दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये भी चलेगा जब तक कि लोगों में सियासी शऊर ना बढ़े और वो इस धोखे को समझ सकें। जी प्लीज़। जी जी हाँ, मतलब वही मैंने ये कह रहा हूँ कि ये एजुकेशन की नाकामी है। तो अमेरिका में भी अगर ट्रंप जैसा बंदा आ जाता है, या ये जो मोदी जैसा इंडिया में आ जाता है, तो ये उन ममालिक की निज़ाम तालीम की ख़राबी है कि वो अपने लोगों को जहनी तौर पर या सियासी तौर पर इतना बाशऊर नहीं बना पाए कि वो समझ सकें। किसी भी मुल्क में अगर अहमक बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अवाम जो हैं वो जहनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो किसी माकूल बंदे को मुंतखब कर सकें। तो ये तालीमी निज़ाम की ख़राबी है ना सब जगह। नहीं, पहले इनका जवाब वो फिर आपको दोहराना पड़ेगा। आप मुख्तसर बताइए कि क्या आपने इशरत